नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी का करंट हम कंप्लीट कर रहे हैं और ज्योग्राफी के करंट में हमने इसके पहले कोयले के विषय में जाना था। भारत में कितने प्रकार के कोयले बनते हैं, भारत में कोयले से कैसे क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने बताया था आपको। अभी हम लोग देखते हैं काला नमक चावल बेसिकली न्यूज़ में क्यों रहा है। ठीक है, ये है आपका काला नमक चावल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका ने उत्तर प्रदेश में काला नमक, उत्तर प्रदेश की बात की है तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ साथ में यूपीएससी के लिए तो है ही। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की दो नई बौनी किस्मों पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दुगनी उपज देती हैं। यह पारंपरिक किस्म में कम उपज की समस्या का समाधान करेगा। क्या करेगा? यह पारंपरिक किस्म में कम उपज की समस्या का समाधान करेगा। आगे काला नमक चावल के विषय में जान लेते हैं। काला नमक धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है। आगे कर रहे हैं ऐसे श्री बस्ती, जो बस्ती के लोग हैं, बस्ती के विषय में जानते होंगे कि लोगों के लिए भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है। जब इन्होंने ज्ञान के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध जी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद वहाँ का दौरा किया था, तब से ही इसको क्या माना जाता है, वहाँ का उपहार माना जाता है बुद्ध भगवान के रूप में। आगे कह रहे हैं इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सिद्धार्थ नगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में सम्मानित किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सिद्धार्थ नगर का जो है क्या कहते हैं उत्पाद क्या है, तो वही है काला नमक है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित एक आकांक्षी जिला है। आकांक्षी मतलब कि 112 आकांक्षी जिलों के लिए बेसिकली पूरे भारत भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको पिछड़ा ना बोल करके आकांक्षी जिला बोला जा रहा है। और आकांक्षी जिलों को स्पेशल मदद दी जा रही है, स्पेशल उनके लिए काम किए जा रहे हैं ताकि उनको हम उन जिलों के बराबर ले आएँ जो ज़िले वर्तमान में एक बेहतर कंडीशन में हैं। तो वही आकांक्षी जिला की बात है। यह उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 11 जिलों और नेपाल में उगाया जाता है। उसके बाद एक आ रहा है जीआई टैग प्रणाली के तहत यह संरक्षित है, जीआई टैग भी मिला हुआ है इसे। अब ये एक दूसरा टॉपिक आपका है, ये एक्सोप्लैनेट वायुमंडल में बैरियम बैरियम ठीक है, एक्सोप्लैनेट वायुमंडल में बैरियम की बात करें तो हाल ही में एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पहली बार दो विशाल एक्सोप्लैनेट के ऊपरी वायुमंडल में बैरियम का पता लगाया है। बैरियम एक प्रकार का तत्व होता है। हार्ट जुपिटर गर्म गैसीय ग्रहों का एक वर्ग है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है हार्ट जुपिटर गर्म गैसीय ग्रहों का एक वर्ग है जो बृहस्पति के आकार से मेल खाता है, लेकिन बृहस्पति के विपरीत उनकी छोटी कक्षीय अवधि होती है। आगे क्या कह रहे हैं देख लीजिए। एक्सोप्लैनेट होते क्या हैं, तो एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह जो होते हैं, सौर ग्रह के बाहर स्थित एक ग्रह है जो एक्सोप्लैनेट की पुष्टि पहली बार 1992 में की गई थी। अब तक 4400 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। एक्सोप्लैनेट को सीधे दूरबीन से देखना बहुत कठिन है। वे उन सितारों की अत्यधिक चमक से छिपे हुए हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिए खगोलविद एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए पहली चीज तो दूरबीन से देखना संभव नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि खगोलविद जो होते हैं, जो खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं, वो एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अन्य जो तरीके होते हैं उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि दूरबीन से उसको डायरेक्ट देखा नहीं जा सकता है। उपयोग करते हैं जैसे कि ग्रहों के उन तारों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। आगे क्या है,
एक्सोप्लैनेट टाइप क्या है, टेरेस्ट्रियल है, नेपच्यूरन लाइक, ठीक है, गैसियन या सुपर अर्थ। तो कुल मिलाकर के ये टाइप है आपके, टेरेस्ट्रियल टाइप का हो सकता है, आपका नेचुरल टाइप का हो सकता है, सुपर अर्थ टाइप का हो सकता है, गैस ग्रैंड टाइप का हो सकता है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अध्ययन का निष्कर्ष क्या है। एक्सोप्लैनेट दो अल्ट्रा हाई जुपिटर WASP 7676b और WASP 12 या फिर कह सकते हैं 121b है, जो कि मेजबान, जहां पर देखिए मेहमान और मेजबान दो होते हैं। जैसे सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर आई, तो ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर आई तो ऑस्ट्रेलिया मेहमान और मेजबान भारत होगा, ठीक है। और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाती है तो भारत मेहमान और ऑस्ट्रेलिया मेजबान होगा। उसी प्रकार से कह रहा है मेजबान जहां पहले से ही मूल चीजें हैं जिनके अंतर्गत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो तारों का जो है उनको बोला जा सकता है। तो जो अपने मेजबान तारों WASP 76 या 76 एवं WASP 121 की परिक्रमा करते हैं। पहला एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष, दूसरा लगभग 900 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि WASP 76b और WASP 121b दो दिनों में एक कक्षा पूरी करते हैं, ठीक है। इन निकायों में सतह का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन निकायों में उनके उच्च तापमान के कारण अनूठी विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए WASP 70b पर लौह वर्ष का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से जो बेरियम की बात कर रहे हैं, बेरियम मिला हुआ है, तो वो बेरियम के विषय में कह रहे हैं कि बेरियम के अलावा जो आपका WASP 76b का वातावरण में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा की भी मौजूदगी की पुष्टि हुई है, ना कि बेरियम की। बेरियम की तो हुई है अधिक मात्रा में, लेकिन ये भी कुछ तत्व हैं जो वहां पर मिले हुए हैं। इसी प्रकार से WASP 121 का बी में उन्होंने लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल की उपस्थिति की भी पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त की बात करें तो टीम को कोबाल्ट, स्ट्रोटियम तत्व जैसे तत्वों के साथ साथ एक्सोप्लैनेट में टाइटेनियम के संकेत भी मिले हुए हैं। बेरियम की विशेषता जान लीजिए। बेरियम जो है शीशे से थोड़ा सख्त होता है और काटने पर चांदी जैसा चमक सकता है या चमकता है। फिर से सुन लीजिए कि शीशे से थोड़ा सख्त होता है, पहली चीज। दूसरा, काटने पे चांदी जैसे इसमें क्या आती है, चमक आती है। आगे क्या कह रहे हैं कि हवा के संपर्क में आने पर यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और भंडारण के दौरान ऑक्सीजन से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रकृति में यह हमेशा तत्व अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। यह बहुत हल्का होता है और इसका घनत्व लोहे के घनत्व का आधा होता है। यह बहुत हल्का होगा और इसका घनत्व लोहे के घनत्व से जो है वो आधा होता है, ठीक है। उपयोग क्या है इसका? अक्सर यह स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड के लिए वैक्यूम ट्यूबों में सुखाने और ऑक्सीजन हटाने वाले कारक के रूप में किया जाता है। साथ ही फ्लोरोसेंट लैंप के प्रकाश के संपर्क में आने के बाद अशुद्ध बेरियम सल्फाइड फास्फोरेंस को हटाने के लिए किया जाता है। आगे कह रहे हैं इसके यौगिकों का उपयोग तेल और गैस उद्योग में ड्रिलिंग मांड बनाने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग को स्नेह ल्यूब्रिकेंट करके चट्टानों में ड्रिलिंग करके सरल बनाती है। बेरियम यौगिक का उपयोग पेंट, ईंट, टाइल, कांच, रबड़ बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद कह रहे हैं बेरियम नाइट्रेट क्लोरोरेट आतिशीबाजी को हरा रंग प्रदान भी करता है। आगे हम लोग अब देख लेते हैं, कह रहे हैं ये है आपका डवरोक तकनीक क्या होता है। डवरोक तकनीक क्या है आपका? तो हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिक वेरेनोन डार्वोक का निधन हो गया, जिनके नाम पर मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए डावोरक तकनीक का नाम रखा गया था। डावरोक एक अमेरिकी मौसमी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में डावरोक, जिसे 2
रक के रूप में पढ़ा गया तकनीक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो बेसिकली यूपीएससी में इसकी तकनीक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कि हाँ ये वैज्ञानिक थे तो नाम बताओ वैज्ञानिक का, कभी नहीं, ठीक है। तो ये तकनीक क्या थी, डबोरक तकनीक क्या है उसके विषय में जान लेते हैं। यह तकनीक बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास और क्षय के कारण एक अवधारणा का मॉडल पर आधारित है। तो फिर से सुन लीजिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास और क्षय के एक अवधारणा मॉडल पर आधारित बादल पैटर्न पहचान तकनीक, क्लाउड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन तकनीक है, जिसको CPRT भी बोला जाता है। इसे पहली बार 1969 में विकसित किया गया और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में तूफानों को देखने के लिए इसका परीक्षण किया गया था, ठीक है। इस पद्धति में ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह से प्राप्त उपलब्ध छवियों का आगे बढ़ रहे उष्णकटिबंधीय तूफानों, चक्रवातों, आंधियों को विशेषताओं की जांच की जाती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें और क्या क्या आगे होता है। दिन के समय दृश्य स्पेक्ट्रम में छवियों का उपयोग किया जाता है, जबकि रात्र में अगर बात करें तो समुद्र को अवरक्त छवियों का उपयोग करके देखा जाता है। उपग्रह से प्राप्त छवियों के अनुसार यह तकनीक पूर्वानुमानकर्ताओं को तूफान की देखी गई संरचना से एक प्रारूप की पहचान करने, उनके केंद्र का पता लगाने, तूफान की तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करती है। हालांकि यह किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने या हवा, दबाव या चक्रवात से जुड़े किसी भी अन्य मौसम संबंधी मापदंड को मापने में मदद नहीं करती है। ये क्या कह रहे हैं, हालांकि किसी प्रकार की भविष्यवाणी या हवा, दाब, चक्रवात से जुड़े किसी भी अन्य मौसम संबंधी मापदंडों को मापने में यह मदद नहीं कर सकती है। आगे कह रहे हैं यह तूफान की उग्रता, संभाविता, तीव्रता का अनुमान लगाने का एक जरिया है। स्थानीय प्रशासन के लिए तटीय या अन्य आसपास रहने वाले लोगों के लिए निकासी उपाय की योजना बनाने में महत्वपूर्ण यह योजना हो सकती है। उसी को डबोरक तकनीक कहा जाता है। क्या आज के टाइम में इसकी प्रासंगिकता है या इसका कोई उपयोग है? यहाँ तक कि भूम आधारित मौसम संबंधी अवलोकन के लिए एक बेहतर नेटवर्क होने के बावजूद, यहाँ तक कि भूम पर आधारित अवलोकन के बेहतर नेटवर्क के बावजूद महासागर का अवलोकन अभी भी सीमित है, नहीं कर सकते हैं। मौसम संबंधी उपकरण की जांच नहीं की गई है। चारों महासागर ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनकी पूरी तरह से महासागरों संबंधी या मौसम संबंधी उपकरण से जांच नहीं की गई है। बहुत बड़े होते हैं वो, ठीक है, उनकी जांच करना आसान नहीं है। महासागर अवलोकन ज्यादातर प्लाव और समर्पित जहाजों को तैनात करके किए जाते हैं, लेकिन समुद्र से प्राप्त अवलोकन की संख्या अभी भी पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिकों को उपग्रह आधारित छवियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता, हवा की गति का पूर्वानुमान लगाने के समय इसे उपलब्ध महासागर डेटा के साथ मिलान करना पड़ता है। जब बहुत सारे डेटा को मिलान करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तभी कुछ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक। अब उसके बाद जो डबोरक जो तकनीक की स्थापना की बात करें तो डबोरक तकनीक की स्थापना के बाद से इसमें कई बदलाव आए हैं। वर्तमान में भी जब पूर्वानुमानकर्ताओं के पास मॉडल, मार्गदर्शन, एनिमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, उपग्रह प्रौद्योगिकी जैसे कई अत्याधुनिक उपकरण तक पहुंच है। मूलतः यह जो ये आपकी डबोरक तकनीक का उन्नत संस्करण है जिसे व्यापक रूप से आज उपयोग किया जा रहा है। मतलब प्रासंगिकता आज हम कह सकते हैं कि है। ऐसा नहीं एक एंगल पकड़ के हम कोई काम नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि उस लेवल की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे जो उन्होंने बताया था उसको एक आधार मान के हम आज की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी प्रासंगिकता आज के टाइम पे है। तो ये आप प्रासंगिकता कभी आएगा नहीं, लेकिन आगे एशियन सागर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग खूब अच्छे से जानेंगे कि एशियन सागर क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।